नमस्कार दोस्तों, आज अपने लेसन नंबर 2 में सेकंड टॉपिक की बात करेंगे गुप्त साम्राज्य। तो देखिए, अब अपने ईसवी सन में आ चुके हैं, यानी कि जो अपने ने पहले पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य काल, वो ईसा पूर्व में था। अब अपने ईसवी सन में आ चुके हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य, जो कि 240 से लेकर 550 ईस्वी यानी कि एडी तक रहता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उत्पत्ति स्थल, यानी कि गुप्तों का उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा माना जाता है, तो प्रयाग सांकेत प्रदेश और उसी के साथ मरग सिखावत प्रदेश, इन दोनों को गुप्तों की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, स्थल माना जाता है। यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। अब मैं बात कर लेता हूं जानकारी स्रोत। गुप्तों की जानकारी अपने को कहां से मिलती है, कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे अपने को गुप्तों की जानकारी मिलती है। तो देखिए, कीर्ति कौमुदी नामक एक नाटक है जो कि वज्जिका नामक व्यक्ति ने लिखा। ध्यान रखना, इन सारी किताबों के जो राइटर हैं वो आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो इनका आपने विशेष ध्यान रखना है। जैसे सीधा प्रश्न आ गया 1 नंबर का, कीर्ति कौमुदी नामक नाटक किसने लिखा, तो आपने ध्यान रखना है वज्जिका ने कीर्ति कौमुदी नाटक लिखा। इससे जानकारी मिलती है। एक अपने को व्याकरण का ग्रंथ मिलता है जो चंद्रगोमीन का है, उससे भी अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। फो क्यों की या फो कुआ की फाइयान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा पर आया था। ये प्रथम चीनी यात्री था, बाद में भी जिक्र करूंगा। प्रथम चीनी यात्री, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था ये। इसके विवरण से अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारी है वो मिलती है। गुप्त अभिलेखों से, गुप्त काल में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए, उन सभी अभिलेखों से अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायु पुराण, भगवत पुराण व विष्णु पुराण से अपने को जानकारी मिलती है। तो ये उत्पत्ति स्थल है, ये जानकारी स्रोत है। इसके बाद में अपने बात करते हैं एक एक शासक की। तो पहला इंपॉर्टेंट शासक है श्रीगुप्त, जो क्या है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है। देखिए 240 और 240, तो 240 में श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य की स्थापना है वो करता है। श्रीगुप्त की जानकारी अपने को कौन देता है, इत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री था। इत्सिंग एक चीनी यात्री था, वो अपने यात्रा वृत्तांत में श्रीगुप्त के बारे में लिखता है। और श्रीगुप्त का नाम वो चीनी भाषा में क्या बताता है, चिलिकितो, चिलिकितो। दूसरी जानकारी अपने को श्रीगुप्त की मिलती है प्रभावती गुप्त के पुन्ना ताम्र पत्र से। तो प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसने एक ताम्र पत्र लिखवाया जो अपने को पुन्ना से मिला है। तो प्रभावती गुप्त के पुन्ना ताम्र पत्र में गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है, यानी कि किसे, श्रीगुप्त के बारे में ये लिखा गया कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वो श्रीगुप्त था, आदि पुरुष कहा गया है। श्रीगुप्त में ये 2 बातें ध्यान रखनी है, जानकारी सिंह देता है और प्रभावती गुप्त का पूर्ण ताम्र पत्र। दूसरा राजा आता है वो घटोत्कच आता है, 280 से 319 सन वगैरह का आपने कोई ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा, जो मेन बातें हैं वो ध्यान रखनी है। उपाधि इसकी महाराजा की है। अब देखिए, श्रीगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, यही माना जाता है, ठीक है। इसकी जानकारी भी मिलती है अपने को। लेकिन स्कंदगुप्त जो एक बाद में शासक आएगा, उसने एक अभिलेख लिखाया था, कौन सा, सुप्रिया। स्कंदगुप्त के सुप्रिया अभिलेख में गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सुप्रिया अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सुप्रिया अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो था वो घटोत्कच था। इसका आपने ध्यान रखना है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति स्थल प्रयाग सांकेत प्रदेश या मरग सिखावत प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। जानकारी स्रोत की यदि मैं बात करूं तो कीर्ति कौमुदी नाटक वज्जिका का, व्याकरण ग्रंथ चंद्रगोमीन की, फाइयान ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, फोक्यों की,
और इसके अलावा गुप्त अभिलेख भगवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण से। प्रथम जो शासक थे वो श्रीगुप्त थे, जानकारी इत सिंह देता है और पुन्ना ताम्रपत्र से मिलती है। सेकंड शासक घटोत्कच की उपाधि महाराजा की, लेकिन सुप्रिया अभिलेख में ये लिखा गया है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना है वो घटोत्कच ने की है, घटोत्कच ने की है। तो इन दो शासकों के बाद में जो प्रथम प्रतापी शासक, या मैं ये कहूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ये प्रथम प्रतापी शासक थे। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्हें माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक का मतलब स्थापना करने वाला, और जहां जहां शासकों में ये आए वास्तविक संस्थापक, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये प्रथम शक्तिशाली शासक था, प्रथम शक्तिशाली शासक था। उपाधि भी, उपाधि, इसकी जो उपाधि है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? महाराजा धीराज की उपाधि है। महाराजा धीराज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले वाले जो शासक थे वो महाराजा की उपाधि लगाते थे गुप्त शासक। ये महाराजा धीराज यानी कि महाराजा, राजाओं का राजा, बड़ा हो गया इसका साम्राज्य। तो ये प्रश्न भी आ चुका है आरएस के अंदर, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब देखिए, जब इसका राज्याभिषेक होता है ना, यानी कि कब? 319 में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। राज्याभिषेक पर एक नया संवत चलाता है अभी। राज्याभिषेक पर नया संवत, गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत चलाया। राज्याभिषेक पर एक नया संवत, गुप्त संवत चलाता है, और ये संवत इसने चलाया, इसकी जानकारी अपने को कौन देता है? जानकारी फ्लीट देता है। फ्लीट नामक इतिहासकार है, वो अपने को इस चीज की जानकारी देते हैं। संवत, संवत का मतलब कैलेंडर हो गया। तो गुप्त संवत चलाया, जैसे अपने जो हिंदू धर्म है उसमें विक्रमी संवत चलता है जो 57 ईसा पूर्व में चला, गुप्त संवत। इसके अलावा हिजरी संवत इस्लाम के अंदर 622 में मोहम्मद साहब ने चलाया था ये। इसके अलावा इलाही संवत अकबर ने चलाया था 1583 के अंदर। तो गुप्त संवत चलाया कब? 319 में। 319 लिख दिया ना राज्याभिषेक पर, तो राज्याभिषेक कब हो रहा है? 319 में। नया संवत चलाया गुप्त संवत, और गुप्त संवत की अपने को जानकारी कौन देता है? फ्लीट नामक जो इतिहासकार है वो जानकारी देते हैं। इसके अलावा अपने को अल ब्रूनी भी जानकारी देते हैं। अल ब्रूनी, अल ब्रूनी ने एक बात कही अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर कि गुप्त संवत और शक संवत के अंदर 241 साल का अंतर था। अब देखिए वो कैसे हो जाते हैं, जैसे उसने बताया 241 साल का अंतर है। अलब्रूनी ये कहता है गुप्त संवत और शक संवत में 241 साल का अंतर था। तो अब देखिए शक संवत कब चला? 78, और ये 241 का अंतर हो गया, बराबर कितने हो गए? 319। तो इस बात से भी पुष्टि होती है कि 319 में चंद्रगुप्त ने एक नया संवत चलाया। अलब्रूनी भी जानकारी देता है और फ्लीट भी जानकारी देता है। इसके बाद में लिच्छवी राजकुमारी से इसने विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे ये विवाह कर लेता है और विवाह करके अपनी जो स्थिति है, सामरिक जो स्थिति है, यानी कि अपने राज्य की जो युद्ध की दृष्टि से स्थिति है वो मजबूत कर लेता है, सुदृढ़ कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस समय लिच्छवी जो राज्य था वो भी शक्तिशाली राज्य था। तो ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लेता है। बहुत बार IAS RAS या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सा गुप्त शासक लिच्छवी द्वैता कहलाता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त था, तो लिच्छवी द्वैता कौन कहलाएगा? लिच्छवी द्वैता कहलाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त की माता यानी कि कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त की, तो इसकी पत्नी हो गई, इसका जो पुत्र हो गया यानी कि समुद्रगुप्त हो गया, तो समुद्रगुप्त क्या हो गया? लिच्छवी द्वैता हो गया। और जब ये विवाह होता है ना इन दोनों के मध्य, तो इस विवाह के अवसर पर चंद्रगुप्त सिक्के चलाता है। चंद्रगुप्त ने राजा रानी प्रकार, इनको राजा रानी प्रकार भी कहते हैं, या विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों के एक तरफ इन सिक्कों के एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था और दूसरी तरफ सिंह पे सवार दुर्गा माता का चित्र है वो बना हुआ था। तो श्रीगुप्त आदि पुरुष, उसके बाद में घटोत्कच और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम में। आपने इतनी बातें याद रखनी है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक उपाधि महाराजा की, राज्याभिषेक पे नया संवत गुप्त संवत चलाया, जानकारी फ्लीट और अलबर्नी देते हैं। इसके अलावा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है और कुमार देवी से विवाह करने के उपरांत एक सिक्का चलाता है जिसको राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार या कुमार देवी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। इसके बाद में गुप्तों में सबसे शक्तिशाली शासक आता है भाई समुद्रगुप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी, 335 से 375 ईस्वी तक कुछ इंपोर्टेंट 3-4 लाइनें हैं, तीनों चारों इंपोर्टेंट होगी लाइनें, आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे या इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में था, तो इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। और ये संज्ञा दी किसने? स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ इतिहासकार थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कह दिया? नेपोलियन कह दिया। इसके अलावा इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता, इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके अलावा कविराज की भी इनकी उपाधि है, कविराज की उपाधि से भी ये विभूषित हैं। या इसके अलावा इन्हें वीणा वादक शासक कहा जाता है। वीणा वादक शासक कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, भारत का नेपोलियन। इन्हें विंसेंट स्मिथ ने कहा 100 युद्धों का जो विजेता है वो गरुड़ प्रकार की, इनकी खुद की मुद्रा चलाई थी इन्होंने, गरुड़ प्रकार की। गरुड़
जो था वो गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। तो गरुड़ प्रकार की मुद्राओं के ऊपर उनको 100 युद्धों का विजेता कहा है। कविराज, कविराज इन्होंने बहुत सारे कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था, इसलिए इनको कविराज कहा गया है। वीणा वादक शासक, ये वीणा बजाने में दक्ष थे, अपने आगे भी बात करेंगे। वीणा बजाने में ये दक्ष थे, इसलिए इनको वीणा वादक कहा जाता है। इन्होंने वीणा प्रकार के जो सिक्के थे उनका भी प्रचलन है वो किया भी, इनका प्रचलन किया। तो इन 4 लाइनों के बाद में आप देखिए समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इन 4 लाइनों के बाद भी इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त की अपने को जानकारी है वो मथुरा अभिलेख से मिलती है, वीणा प्रकार के सिक्कों से मिलती है। अब देखिए समुद्रगुप्त के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर अपने को समुद्रगुप्त की विजय, उसकी अन्य जानकारियां बहुत अच्छी तरह से मिलती है। अब देखिए इस प्रयाग प्रशस्ति का मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, आपने ध्यान रखना है। अशोक ने एक स्तंभ लेख लिखवाया, किसने लिखवाया? अशोक ने। कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। और इसे कहाँ स्थापित करवाया? इलाहाबाद में। अपने बात कर चुके हैं इसकी मौर्य काल में। फिर इसी के ऊपर समुद्रगुप्त की क्या लिखी गई है? उपलब्धियां। समुद्रगुप्त की क्या लिखी गई हैं? उपलब्धियां। और जब किसी राजा की किसी लेख में उपलब्धियां लिखी जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रशस्ति। इस पूरी बात पे अपनी डिस्कस हो चुकी है। फिर इसको अकबर इलाहाबाद ले आया और जहांगीर ने भी क्या कर दिया? इसके ऊपर अपना एक लेख लिखवा दिया। तो एक मात्र स्तंभ लेख है जिसके ऊपर 3 राजाओं की अपने को जानकारी है वो मिलती है। जब इसको अपने मौर्य साम्राज्य में पढ़ते हैं तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब इसको गुप्त काल में पढ़ते हैं तो अपने इसको प्रयाग प्रशस्ति के रूप में पढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारी बातें हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने की। हरिसेन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी आ चुका है प्रश्न और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन जो थे ना वो उस समय 4 पदों पर थे और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उनका जो पद था वो संधि विग्रहक मंत्री का था। सबसे महत्वपूर्ण पद क्या था? संधि विग्रहक मंत्री, यानी कि विदेश मंत्री है वो आप कह सकते हो। ठीक है, विदेश मंत्री है वो आप कह सकते हो। अब बात करेंगे भाषा और लिपि। तो भाषा संस्कृत और लिपि की यदि मैं बात करूं तो लिपि थी इसकी ब्रह्मी, लिपि थी इसकी ब्रह्मी। और शैली की यदि मैं बात करूं तो इसकी शैली थी चंपू, शैली चंपू। चंपू का अर्थ होता है जो गद्य और पद में दोनों में लिखी जाए, यानी कि दोहे की तरह भी लिखी जाए और सीधी भाषा की तरह भी लिखी जाए। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ 3-4 लाइनें हैं। वैसे प्रयाग प्रशस्ति जो पूरी की पूरी है वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना यानी कि लिखने वाला व्यक्ति कौन था? हरिसेन। भाषा संस्कृत, लिपि जो थी वो ब्रह्मी और शैली, लिखने की शैली जो थी वो चंपू, यानी कि गद्य और पद दोनों में। तो एक तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त संगीत में नारद व तुमरु, समुद्रगुप्त संगीत में नारद व तुमरु, बै नहीं लगा भाई, तुमरु को लज्जित कर देता था, को लज्जित कर देता था।
नारद जो है वो पहले संगीताचार्य माने जाते हैं। नारद आपने किसी धार्मिक धारावाहिक में देखा होगा, विष्णु और इंद्र दिखाते हैं तो वह नारद नारायण नारायण करने वाला व्यक्ति। नारद प्रथम संगीताचार्य। तंबरू जो थे वो इनके गुरु थे। इतना अच्छा वीणा वादक शासक था कि ये वीणा बजाने में नारद और तंबरू को भी क्या कर देता था, लज्जित कर देता था। फिर समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर व यमराज से की गई है। कुबेर व यमराज से की गई है। आगे क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त यदि प्रसन्न है तो वो कुबेर है, यानी कि यदि वो खुश है तो वो कुबेर की भांति धन लुटाता है, लेकिन यदि वो नाराज हो गया ना तो वो यमराज है, यमराज की भांति वो मारने के आदेश भी दे सकता है। अभी इसके आगे और है प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान कर लेना। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसकी रचना हरिसेन ने की। लिपि ब्रह्मी, भाषा संस्कृत, शैली चंपू। 2 इंपॉर्टेंट लाइनें। समुद्रगुप्त संगीत में नारद और तुंबरू को भी लज्जित कर देता है। और दूसरी बात कि कुबेर और यमराज से तुलना है इसकी की गई है। इसके अलावा इसमें त्रिदेव पूजा का उल्लेख भी मिलता है, यानी कि भगवान जो शिव हैं उनका पहली बार जो उल्लेख है वो गुप्त काल में होता है। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में अपने शिव को क्या लिख के आए थे, अधा शिव, यानी कि पशुपतिनाथ। महाकाव्य का जो टाइम था, रामायण और महाभारत, वहां शिव नाम नहीं था, वहां महादेव कहते थे। गुप्त काल में आकर क्या नाम हो गया, गुप्त काल में आकर नाम इनका क्या हो गया, शिव हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ, वैदिक सभ्यता में रुद्र, और वैदिक सभ्यता के लास्ट में यानी कि महाभारत काल में महादेव, और फिर गुप्त काल में आकर शिव कहा जाने लगा। अब देखिएगा इसके आगे जो प्रयाग प्रशस्ति में है, प्रयाग प्रशस्ति, इसके आगे समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। विजय का उल्लेख, समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय थी उनका उल्लेख है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो समुद्रगुप्त की जो विजय थी, इसके आप 2 पार्ट कर सकते हो। और 2 पार्ट के अंदर पहला पार्ट उत्तर भारत और दूसरा पार्ट दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत, उत्तर भारत यानी कि आर्यवर्त, और दक्षिणी भारत नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी भारत का, साउथ का वो हिस्सा। अब देखिए इन दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। उत्तर भारत के तो 9 शासकों को पराजित किया, 9 शासकों को पराजित किया, ठीक है। दक्षिणी भारत के 12 शासकों को पराजित किया। ये आंकड़े हैं, आपने ध्यान रखना। सीधा प्रश्न 1 नंबर का, दक्षिणी भारत में समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को पराजित किया, या उत्तर भारत में कितने शासकों को पराजित किया। अब देखिए नीति क्या अपनाई, नीति। और यदि नीति की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में परसबोधरण, और दक्षिणी भारत की जो नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि उत्तर भारत में परसबोधरण का मतलब हो गया, आप ये कह सकते हो कि प्रत्यक्ष शासन करना। उत्तर भारत के जिन 9 राजाओं को पराजित किया उनको या तो मार दिया, सीधा समझ लीजिए, या उनको बंदी बना लिया और उसके स्थान पर अपने किसी व्यक्ति को राजा बना दिया, ठीक है। दक्षिणी भारत में देखिए नीति ग्रहण, ग्रहण का मतलब ले लिया, यानी कि उन 12 राज्यों को जीत लिया। मोक्ष, मोक्ष का मतलब बंधन मुक्त कर दिया, यानी कि उनको जीत लिया और जीत के बाद में उनके राज्य उन्हीं को लौटा दिए, और वो जो राजा थे वो उनको क्या देते थे, कर है वो देते थे। वो राजा क्या करते थे, उनको कर है वो देते थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने 9 गणराज्यों को भी पराजित किया।
9 गणराज्यों को भी पराजित है वो किया। इसके अलावा विदेशों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कुषाण राज्य स्थापित था, या अवंती सौराष्ट्र तक इनका राज्य, सीमाओं तक इनका राज्य रखता था। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण, श्रीलंका यानी कि सिंहल, पहले श्रीलंका को क्या बोलते थे, सिंहल। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण, इनके समकालीन श्रीलंका का शासक था मेघवर्ण। मेघवर्ण ने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर मेघवर्ण क्या करते हैं, बोध गया, बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। मेघवर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद में ये कहते हैं कि मैं एक बौद्ध विहार, विहार नहीं है ये, विहार, विहार का मतलब भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए उनका निवास स्थान, ठीक है। और इस ये जो बौद्ध विहार है ना, इंपॉर्टेंट, इसे वर्तमान में महाबोधि संगाराम कहते हैं, संगाराम, वर्तमान नाम। तो जो मेघवर्ण ने बोध गया नामक स्थान है उस पे जो बौद्ध विहार का निर्माण करवाया उसे वर्तमान में क्या कहते हैं, महाबोधि संगाराम कहते हैं। ये आपने इसके अलावा याद रखने। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, एक से अधिक अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ करवा के अश्वमेध प्रकार के सिक्के जो हैं वो भी इसने चलाए। तो देखिए श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। गुप्त संवत चलाया। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति में जो रचयिता हैं वो हरिसेन हैं, या इसमें ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है वो कुबेर और यमराज से उसकी तुलना की गई है, या इसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए आपकी किताब है या भारतीय इतिहास में है, समुद्रगुप्त के बाद में सीधा ही क्या आ जाता है, समुद्रगुप्त के बाद में सीधा ही चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था। लेकिन बीच में एक शासक और था भी, रामगुप्त 375 से 380 तक, 375 से 380 तक। तो जो राखलदास बनर्जी थे, नाम याद आ रहा है क्या आपको राखलदास बनर्जी का, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जब उन्होंने इतिहास को खंगाला तो इन्होंने ये बात बताई कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक और था, रामगुप्त। फिर इसकी अपने को जानकारी भी मिलती है भी कहाँ से मिलती है। तो इसको इतिहास में पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय है वो आर.डी. बनर्जी को जाता है। बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी, इन्होंने इतिहास पढ़ के ये बताया कि इन दोनों के बीच में एक शासक और था। अब देखिए रामगुप्त की जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है भी ये था इन दोनों शासकों के बीच में। तो एक देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है वो विशाख दत्त का है। याद आया क्या आपको विशाख दत्त से कुछ? विशाख दत्त, इसका एक और ग्रंथ था जो मैंने आपको पहले लिखाया था, मुद्रा राक्षस, वही विशाख दत्त है। तो जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है ना, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर शकों के आक्रमण हुए थे और कुमारगुप्त जो रामगुप्त जो था ना, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी,
और ध्रुव देवी की मांग करते हैं। जब शक इसके राज्य को जीत लेते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि कुमार देवी जो कि इसकी पत्नी थी उसको हमारे को दे दो राज्य, हम तेरे को लौटा देंगे। तो ये अपनी पत्नी को सौंपने के लिए उन आक्रमणकारियों को एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। जब ये बात चंद्रगुप्त को पता, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा बेटा, जब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता लगती है तो वो इस बात के लिए राजी नहीं होता है कि घर की महिला किसी दूसरे को कैसे सौंप दें। तो वो ध्रुव देवी के भेष में जाता है और उस शक शासक को मार देता है, वापस आकर अपने भाई को मारता है क्योंकि उसने कायरतापूर्ण कार्य किया। और फिर क्या करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। इसके अलावा भी यदि इसकी जानकारी की अपने और बात करें तो हर्षचरित्र जो बाणभट्ट की रचना है उसमें भी जानकारी मिलती है। काव्य मीमांसा जो राजशेखर की रचना है उसमें भी जानकारी मिलती है। या गुप्तों की जो मुद्राएं हैं एरण और विलास, उससे भी अपने को इसकी जानकारी है वो मिलती है। इसके अलावा संजन अभिलेख से, संगली अभिलेख से बहुत सारे जानकारी तथ्य हैं, लेकिन आपने ये बस 2 बातें ध्यान रखनी है। आर.डी. बैनर्जी ने इसको इतिहास में पुनर्स्थापित किया और मुख्य जो जानकारी है देवी चंद्रगुप्तम नाटक, ये इसी के ऊपर लिखा गया नाटक है जो कि किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। तो प्रारंभिक पहले अपने ने 5 शासक कर लिए हैं, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और उसके बाद में रामगुप्त। इसके बाद में इंपॉर्टेंट शासक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।